ओके, सो लेट्स बिगिन फर्दर। सो लास्ट क्लास में अपने क्या क्या लिया था, हम लोगों ने आइसोथर्म्स कर लिए थे, यही याद आ रहा है। कोलॉइड्स मैंने तुम्हें ब्रीफली बता दिया था, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक यहाँ तक कर लेता। मतलब 3 तरीके के क्लासिफिकेशन करा दिए थे कि अगर डिस्पर्स मीडियम डिफरेंट हो तो क्या बोलना है, अगर डिस्पर्स मीडियम गैसियस हो तो क्या बोलते हैं उसको, अगर डिस्पर्स मीडियम, यस, और अगर सॉलिड होता है तो क्या बोलते हैं उसमें, सॉलिड सॉल करके लिखते हैं, सॉलिड, यस, सॉलिड सॉल करके कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कभी कभी क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम के बेस पे हाइड्रोसॉल, बेंजोसॉल, एरोसॉल, इसमें हमें क्लासिफिकेशन आ जाता है। फिर वाटर लविंग है या वाटर हीटिंग है या सॉल्वेंट लविंग है या सॉल्वेंट हीटिंग है, उसके बेसिस पे लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। कौन स्टेबल होता है, जिसको सॉल्वेंट से फिलिक प्यार, वाला, लायोफिलिक। ऑब्वियसली उसको प्यार है तो वो मोर स्टेबल रहेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू लायोफोबिक। लायोफोबिक क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में अलग होने लगते हैं, तो इसके लिए उनमें स्टेबलाइजिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं। इज इट फाइन, ठीक है। फिर और क्लासिफिकेशन, मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके के क्लासिफिकेशन हैं। तो अभी हम दूसरा तरीके का क्लासिफिकेशन देखें, तो उसमें क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मतलब ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो तुम बोल सकते हो, वो बोल सकते हो इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स, कोलॉइड्स, या फिर ऑर्गेनिक कोलॉइड्स, मतलब जहाँ पे हमारा जो मीडियम हो वो ऑर्गेनिक हो, डिस्पर्जन मीडियम जो है वो ऑर्गेनिक होगा। सो इट कैन बी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कोलॉइड्स, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में क्या हो सकता है, अब डिस्पर्जन मीडियम के डिपेंडेंसी के हिसाब से यू कैन क्लासिफाई देम एज मेटल सॉल्ट्स, मेटल सॉल्ट्स। ये जनरली मेडिसिन के टाइम पे यूज करते हैं हम लोग, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन, इन सबको मेडिसिन के फॉर्म में तुमने सुना होगा ना। इन हिंदी आयुर्वेदिक मेडिसिन में कुछ भस्म वगैरह करके बोलते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो कोलॉइडल फॉर्म ऑफ मेटल होता है, जिससे वो कंजम्पशन में और हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में इजी रहे, ओके। फिर अगर नॉन मेटल्स होंगे, जैसे कि सल्फर हो गया, या फिर ग्रेफाइट में कभी कभी हम लोग बनाते हैं कोलॉइड, तो वो इस टाइप से हो जाएगा। फिर कभी कभी डिस्पर्जन मीडियम में ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स भी यूज कर लेते हैं, ओके। जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक कोलॉइडल मिक्सचर बनाता है, लाइक दिस। यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिक में होमोपोलर, अगर डिस्पर्जन मीडियम हो गया, होमोपोलर मतलब क्या होगा, जैसे कि बेंजीन अगर हमारा सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, बेंजीन में कार्बन, देयर इज नो पोलर कंपोनेंट, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज पोलर और नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, ये हमने बोला, ठीक है, होमोपोलर, ओके, फाइन, यस मैम, यस मैम। okay, next thing is, next let us check with the other part. So उसी के लिए हम यहाँ पर पोलर एंड नॉन पोलर कंपोनेंट्स दो उस वे में हमारे पास शेयर किया हुआ है। जैसे रबर होता है ना, रबर को उसमें करने के लिए, रबर को लाइक व्हाट डू यू से, मतलब उसको, वो भी कोलॉइड होता है रबर, फाइन। सो उसको भी व्हाट डू यू कॉल इट एज, रबर को कोलॉइड में वो बनाने के लिए, जो कोलॉइड बनाने के लिए हम लोग बेंजीन यूज करते हैं, क्योंकि रबर भी कैसा है, पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, तो उसके लिए सॉल्वेंट भी कैसा चाहिए होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ओके। सो इसलिए यहाँ पर बेंजीन जो होता है, मतलब रबर इन बेंजीन बोलना चाहिए हमें, मैंने गलत वे में लिख दिया। मतलब जैसे यू नो प्लांट का सैप लेते हैं, उसमें से रबर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो प्लांट सैप को बेंजीन में डाल दिया जाता है, जिससे कि रबर जो होता है वो बेंजीन में आ जाता है, और बाकी जो यूजलेस प्लांट का जो फ्लूइड होता है वो अलग चला जाता है। उस वे में हम एक्सट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं, ओके। एंड देन अगर जैसे हमारे को स्टार्च भी कई बार यूज किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सीसॉल। स्टार्च में तुम अभी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पढ़ोगे, उसमें तुम देखोगे उसमें OH का कंपोनेंट होता है, मतलब OH इज वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ओवर देयर, सो इट इज कॉल्ड एज स्टार्च सॉल्ट, ओके। सो ये क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है, कुछ कोलॉइड्स में चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं,
So on the basis of the charge on the particles, they are classified as positive Sol or negative Sols. Negative Sol. Okay, positive Sols and negative Sols. Fine. So उसमें पॉजिटिव सॉल्ट्स में जनरली मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं जो हम लोग मेडिसिन वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या आता है, उसको हम लोग पॉजिटिव सॉल्ट्स की कैटेगरी में यूज करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, क्या कौन से मेटालिक सॉल्ट्स मैंने तुम लोग को अभी अभी बताए हैं? कौन से मेटालिक सॉल्ट्स बताए हैं? यस, ठीक है. तो जो मेटल के ऑक्साइड्स के सॉल्ट्स बनते हैं, क्योंकि मेटल है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यू नो दैट ना. मेटल ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड जब सॉल्ट बनाते हैं तो दे आर पॉजिटिव इन नेचर. तो ऑब्वियसली वो सॉल्ट्स कैसे बनाएंगे? दे विल बी पॉजिटिव सॉल्ट्स, लाइक फेरस हाइड्रोक्साइड का या Fe2O3 का. ये सब सॉल्ट जो होते हैं वो जनरली पॉजिटिव के होते हैं, ठीक है. और नेगेटिव सॉल्ट्स में क्या आता है, जब मेटल अलोन स्टेट में बनाता है, लाइक अगर हम सिर्फ सिल्वर सॉल्ट की बात करें, गोल्ड सॉल्ट की बात करें, आयरन सॉल्ट की बात करें, then it will be a negative salt. अगर हाइड्रोक्साइड या वो होगा तो पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव सॉल्ट्स में होगा. फिर सल्फाइड सॉल्ट का मतलब क्या होगा? जिसमें सल्फर आ जाएगा. ऐसे सॉल्ट्स भी हमारे किस कैटेगरी में जाते हैं? नेगेटिव, क्योंकि सल्फर इज गोइंग टू बी कार्बन लाइक एनायन कैटेगरी में ज्यादा होगा, सो इसलिए इसको भी हम लोग इधर इसमें डालते हैं. और फिर जो नेचुरल सॉल्ट्स होते हैं, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सॉल्ट्स? लाइक ब्लड हो गया, क्ले हो गया, रबर हो गया, अभी अभी तुमको बताया मैंने. डस्ट इन वाटर हो गई, या फिर डस्ट इन एयर हो गया, या स्टार्च हो गया, गम हो गया, स्मोक हो गया, ठीक है. ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? इसमें से ये चीज इम्पोर्टेंट. यस, वो हमारे तुम्हारे पास नेगेटिव सॉल्ट्स में आते हैं. इज इट फाइन? यस, ठीक है. Okay, let us go. मैम एक बार पिछली स्क्रीन दिखा दीजिए. 1 minute, just hold on. Yes. Okay, just wait a minute. ठीक है, करें फिर आगे का. यस मैम. चलो नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट कम्स यार व्हाट, नॉट डिपेंडिंग अपॉन कि जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है या मल्टी मॉलिक्यूलर या ऐसे कई सारी कैटेगरीज में वो कन्वर्ट हो सकता है. तो उसके बेसिस पर हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ दैट. तो वो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बन जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट कैन बी मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स. ठीक है, तो उसमें से एसोसिएटेड कोलॉइड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसकी डेफिनेशन कई बार बोर्ड्स एंड आईआईटी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या हो गया, यहाँ पर क्या होता है, इन दिस पार्टिकल व्हाट हैपेंस, जो पार्टिकल होता है इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एटम्स और मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज होता है लाइक दिस. ठीक है, सो यहाँ पे मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा डिस्पर्स फेज होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का बना होता है. मैक्रो मॉलिक्यूलर नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे जो पार्टिकल बना होगा वो कितने बहुत बड़े बिग साइज मॉलिक्यूल्स, यस, बिग साइज मॉलिक्यूल से बना होगा. ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल से बना होगा, जैसे कि पॉलीमर्स हो गए,
स्टार्च हो गया, यू नो स्टार्च C12H22, ये तो तुमने पढ़ा ही होगा, Yes. ठीक है। सेल्यूलोज हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ये सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सब इसमें ही आ जाते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, जैसे अभी मैंने बताया तुमको, गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड का पार्टिकल छोटा सा होगा कि नहीं होगा, Yes. 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 ठीक है। एज कम्पेयर टू दिस, इसमें कितने सारे एटम्स आ रहे हैं, तो इसके लिए वजह से हमारे पास ये मैक्रोमोलिकुलर और ये माइक्रोमोलिकुलर, मतलब देखो इसमें कुछ ज्यादा करने को नहीं है, छोटी छोटी डेफिनेशन है जो नाम से ही डिकोड हो रही है, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है, नाम से ही डिकोड हो रही है, ठीक है ना। Yes. Yes, ma'am. के नाम से डिकोड हो रही है। अब एसोसिएटेड में क्या होता है, एसोसिएटेड में मतलब वैसे तो छोटा होता है, ओके, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बट वो किसी रीजन की वजह से आपस में जुड़ जाता है, मतलब एसोसिएशन बना लेता है। यू माइट हैव हर्ड द टर्म एसोसिएट्स, तो बहुत सारी कंपनीज जब आपस में मिल जाती है तो हम बोलते हैं ना एसोसिएशन हो गया, तो वैसे ही यहाँ एसोसिएट का मतलब क्या हो गया, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में ड्यू टू एनी काइंड ऑफ बॉन्डिंग दे कम टुगेदर, देन इट इज कॉल्ड एज एसोसिएटेड कोलॉइड। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, लेट अस टॉक अबाउट दिस। सो देयर आर substances which behave as strong electrolyte. They are strong electrolyte when you keep their concentration low. Strong electrolyte at low concentration. ठीक है, अलग अलग भाग जाते हैं at low concentration, but they become colloids at higher concentration. They become colloids at higher concentration. और वो कोलॉइड्स क्यों बन जाते हैं, क्योंकि जब हम डिस्पर्स फेज बहुत ज्यादा अमाउंट में डालेंगे तो व्हाट विल हैपन, वो जो सॉल्यूट है ना वो आपस में एसोसिएट करने लगता है, वो आपस में जब हम उसको लो कंसंट्रेशन पे डालते हैं तो व्हाट हैपेंस, द पार्टिकल साइज बिकम्स लेस देन 1 नैनोमीटर, लेकिन जब हम उसको ज्यादा कंसंट्रेशन में डालते हैं तो वो फ्रेंडशिप करने लगता है, व्हाट हैपेंस, द पार्टिकल स्टार्ट एसोसिएटिंग, फ्रेंडशिप करने के लिए पास में आने लगते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाने लगते हैं, मतलब फिर से वो 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में इतने बड़े बड़े बना लेते हैं। द पार्टिकल्स एसोसिएट एंड दिस एसोसिएटेड पार्टिकल इज कॉल्ड एज एसोसिएटेड कोलॉइड और इट इज कॉल्ड एज अ मिसल। कैन यू गेट टिल हियर? तुमने क्लास 10th में शायद करा भी होगा। फॉर एग्जांपल सोप की क्लेंजिंग में मिसल Yes. फॉर्मेशन होता है, दैट इज एन एसोसिएटेड कोलॉइड, एसोसिएटेड कोलॉइड। ओके, तो ये कम कंसंट्रेशन, यू नो कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यू नो कंसंट्रेशन Yes, ma'am. डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो कम कंसंट्रेशन कब कोलॉइड बनेगा और कब नहीं बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी टेम्परेचर डिपेंडेंट और नॉट। yes, Yes. ma'am. ठीक मैम है, एक चीज समझा दीजिए पिछली स्लाइड में। हाँ बोलो। मैम द पार्टिकल्स एसोसिएटेड के बाद जो लिखा था वो नहीं समझ में आया। पार्टिकल्स एसोसिएटेड आर कॉल्ड एज मिसल, जो अच्छा। आपस में जुड़ जाते हैं पार्टिकल्स उनको हम बोलते हैं मिसल। Getting it now? Okay, so what is it now? Let us go ahead with this. So this is called as a missile. Now what happens is इसका भी एक missile बनाने का एक particular temperature होना चाहिए. Okay, so the formation of missile, क्योंकि उससे कम में solubility कम होगी, colloid नहीं बनेगा. The formation of missile, ये भी एक important चीज है, takes place above a particular temperature. ठीक है, ये हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबव ही होता है, और इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी टाइप के 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड ऑब्वियसली उसमें कंसंट्रेशन भी हाई होनी चाहिए, तो इट टेक्स प्लेस एट above a particular concentration also। तो इस concentration को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर ही मिसल फॉर्मेशन हो सकता है, it is called as critical missile concentration। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CMC। ठीक है, तो अगर तुम लो कंसंट्रेशन पे रखोगे तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, बट अगर तुम इंक्रीज कर देते हो कंसंट्रेशन को तो इट विल बिकम व्हाट,
It will become what? A colloid. Colloid. And which type of colloid? Associate करके it will become an Associated associated colloid. ठीक है, अगर फिर से तुमने कंसंट्रेशन को कम कर दिया, तो अगर डाइल्यूशन कर दिया या कुछ भी उस तरीके की चीजें कर दी, तो अगेन इट विल रिटर्न बैक टू अ ट्रू सॉल्यूशन. ओके, कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. तो जैसे हमारे सोप्स में कब बनता है, ये तुम्हारे फैक्ट की चीज है, ये तब बनता है जब हम उसकी कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू द पावर 4 से लेके 10 रेज़ टू द पावर -3 के बीच में रखते हैं एट व्हाट रूम टेम्परेचर, तब इसकी CMC वैल्यू ये है फॉर सोप्स. ओके, एंड जो मिसल है ना, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि 1000 मॉलिक्यूल्स या 100 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाए. ठीक है, तो अब मिसल फॉर्मेशन को समझाने के लिए हम लोग सोप का ही एग्जांपल लेते हैं. तो तुमने पढ़ ही लिया होगा कार्बोहाइड्रेट्स में, व्हाट इज अ सोप, व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ सोप? Ma'am, long chain fatty acids. Yes, or sodium alkali or serial. potassium, salt of fatty acids, salt of fatty एसिड्स. मतलब कह सकते हो C15 के ऊपर के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, वो जनरली वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी, ये सब होते हैं, वो फैटी एसिड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. ओके, जनरली जैसे हम लोग यूज करते हैं, जो सोप बनाते हैं ना, तो उसमें हम यूज करते हैं सोडियम स्टेरेट. जनरली जो सोप होता है, उसका जो सॉल्ट होता है, अगर तुम उसको अच्छे से स्टडी करो, ये तुम्हारे लेवल पे तो नहीं, बट एक बार NTSC लेवल पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था. अभी यूपी के NTSC था हाँ, NCERT में. यूपी के 60 NTSC पे ही पूछ लिया गया था. NTSC 10th स्टैंडर्ड वाला जो पेपर होता है, उसमें एक बार ही पूछ लिया गया था, व्हाट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सोप. ठीक है, तो वो स्टेरेट, इसलिए मैंने बता दिया, क्या पता तुमसे कभी पूछ लिया जाए, तो इसलिए यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस बस इतना ही है. हम So 10th ये की NCERT में भी था. अच्छा था, मुझे नहीं पता था, बट मेरे को जब किसी ने पूछा, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे ने पूछा, तो आई वाज शॉक्ड एट दैट टाइम. ये नहीं मुझे पता था कि इस बुक में भी है ये. ठीक है, तो वो सोडियम स्टेरेट मतलब ये हो गया. तो यू कैन सी कि कार्बन अगर 17-18 रखेंगे, तो इसका मतलब है वो फैटी एसिड्स है, जो वेजिटेबल ऑयल या रिफाइंड ऑयल जो तुम घर पे यूज करते हो वही है, और उसमें हमने H हटा करके Na इंट्रोड्यूस कर दिया. नाउ यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि इसके दो पार्ट्स हैं. एक तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर ऑर्गेनिक वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है, ये कैसा आयनिक पार्ट है. कैन यू गेट इट? ठीक है, तो अब ये जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, ये पोलर, ये मतलब वाटर सॉल्युबल होगा या नॉन सॉल्युबल होगा? नॉन सॉल्युबल होगा. Homophobic. No, no, yes, it will be hydrophobic part. हाइड्रोफोबिक. It will hate water, water insoluble part होगा. ओके, और ये जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट कैसा होगा? दिस इज गोइंग टू बी हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक. यस, आयनिक है, सो इट इज हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर को बहुत ज्यादा पसंद करने वाला पार्ट होगा. कैन यू गेट इट टिल हियर? Yes, ma'am. यस. चलो फिर नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं. सो दिस इज लाइक दिस हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया. ठीक है, अब इसको जनरली बुक्स कैसे रिप्रेजेंट कर देती हैं? विद अ टेल एंड अ हेड कॉम्बिनेशन. मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है उसको टेल बना देती हैं, और हाइड्रोफिलिक पार्ट को वो हेड बना देते हैं. ओके, ठीक है. तो जब हम लोग कंसंट्रेशन, जैसे जब हम लोग लो कंसंट्रेशन रखते हैं, तब तो क्या होता है, दोनों पार्ट्स अलग हो जाते हैं. लेकिन अबव CMC एंड क्राफ्ट टेम्परेचर जब रखते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट को पानी पसंद नहीं है. जब हम लोग पहले रखते हैं, तो क्या होता है, बिलो CMC वैल्यू, मतलब लो कंसंट्रेशन में रखोगे, तो क्या हो जाता है, तो जो सोप होता है ना, जैसे ये वाटर है, तो सोप अपने आप को कैसे अलाइन कर लेता है, वो ऐसे अलाइन कर लेता है. हाइड्रोफिलिक पार्ट रिमेन्स इन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट गोज आउट ऑफ वाटर. सो द अलाइनमेंट बिकम्स लाइक दिस. Okay, but you know surface area of water is going to be limited in the vessel. यस. Yes, तो ma'am. अभी अगर हमने बहुत ज्यादा सोप डाल दिया, तो सरफेस तो लिमिटेड ही है, तो क्या करेगा, तो उस केस में अगर हम लोग बहुत ज्यादा डाल देते हैं सोप, तो उस केस में सरफेस एरिया लिमिटेड होने के कारण, और उसको बचना भी है, हाइड्रोफोबिक पार्ट को पानी से भागना है, तो वो क्या करता है, उस केस में वो अपने अलाइनमेंट को चेंज कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस. दे बिकम एसोसिएटेड. देखो ऐसे छुप जाते हैं, ऐसे सर्कुलर ऐसे कर छुप जाते हैं.
तो देखो अभी भी क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट इज इन वाटर एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट इज ट्राइंग टू हाइड इटसेल्फ फ्रॉम वाटर. कैन यू सी द डिफरेंस? Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. see, thousands and hundreds of particles are coming together. So isn't it forming an associated colloid or a missile? Yes, ma'am. ठीक है, that is called as a missile, and this is what I am trying to tell you about missile formation. Can you follow from here? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, फाइन. सो अब इसमें क्या है, अब देखो जब जैसे अब इसका क्लेंजिंग एक्शन कैसे होता है वो भी एक होता है. तो जनरली जो डर्ट वगैरह होती है, जो भी हमारे क्लोथ्स पे होती है, स्किन पे होती है, वो क्या होती है, मतलब डर्ट क्या हो सकती है, डर्ट हो गई या कुछ फूड गिर गया तुम्हारे क्लोथ्स पे Organic या की स्वेट हो category में गया, डाल ये देते सब भी कैसे चीजें हैं जो भी हमें रिमूव करनी है. आर्ट दे ऑल्सो ऑर्गेनिक? हैं. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है. So what happens when you know there is something like dirt and dust and something is there and you want to remove it from here, so when you dip it in soap solution or something like that, so what happens, again it gets surrounded. In what manner? Now again ये जो है ये Hydrophobic and dissolve हो जाता है. दोबारा से सराउंड हो जाएगा किस वे में, जो लाइक डिजॉल्व लाइक वाली चीज. हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो इससे अटैच हो जाएगा डर्ट वगैरह से, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो वाटर में ही रहेगा. तो वो क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर को नहीं छोड़ना चाहता और हाइड्रोफोबिक पार्ट डर्ट को नहीं छोड़ना चाहता. तो एट लास्ट क्या हो जाएगा, डोंट यू थिंक द Rinse डर्ट विल, करेंगे तो Rinse निकल जाएगी dirt. dirt or you can say the sweat will leave the surface of your skin, will leave the surface of the skin, surface of the skin, or you can say cloth, कुछ भी इस तरीके से बोल सकते हो, and will come into water. ये इतना फोर्स लगा देते हैं कि उसको छोड़ करके आना ही पड़ता है. Can you follow the cleansing action also? So can you see this is associated colloid, बहुत सारे colloid किसी भी रीजन से एक साथ मिल रहे हैं. So this is called as associated colloids. Isn't it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. और अगर तुम इसमें चाहते हो कि तुम्हें और बेटर क्लेंजिंग एक्शन लगे, तो उसके लिए हाइड्रोफिलिक बिहेवियर को और बेटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सल्फोनिक सॉल्ट्स भी यूज करते हैं. सल्फोनिक सॉल्ट्स आर आल्सो यूज्ड. तो सल्फोनिक सॉल्ट्स क्या करते हैं, बेटर एसोसिएटेड कोलॉइड्स बनाते हैं, बेटर आयनिक एक्शन होता है. और इसको हम लोग किसमें यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स में, क्योंकि यू नो सल्फोनिक सॉल्ट्स आर कोरोसिव इन नेचर. वो सल्फोनिक will be सोडियम corrosive लॉरेल or not? सल्फेट होता है. यस, ठीक है. सो बेटर क्लेंजिंग चाहिए तो हम ज्यादा हाइड्रोफिलिक नेचर को बढ़ा करके सल्फोनिक सॉल्ट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दे आर गोइंग टू बी करोसिव इन नेचर, सो यू कैन नॉट यूज देम ऑन योर स्किन. दैट्स व्हाई वी से डिटर्जेंट. बाय डिटर्जेंट का ज्यादा क्लेंजिंग एक्शन होता है कि नहीं, एड्स में भी देते Yes, ज्यादा ma'am. सफेदी आ जाएगी. तो व्हाट इज इट, दैट Yes, मींस ma'am. better cleansing action, but it shouldn't harm because it is harmful. Sulfur will be bad for the skin. Okay. Yes. ठीक है. और कई बार क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से ये जो डर्ट होती है ना, वो निकल के नहीं आ पाती है. तो हम लोग ना उस सोप में सर्फेक्टेंट या ऐसी चीजें डाल देते हैं जिससे कि ये जो क्लेंजिंग एक्शन है, मतलब ये जो बबल फॉर्मेशन है, वो ज्यादा इंक्रीज कर जाए. ये देखो ये बबल फॉर्मेशन होगा जिसमें डर्ट जो है वो ट्रैप होकर के आ जाएगी. ओके. Yes, ma'am. फाइन. तो बहुत सारे मतलब टाइप्स के वो बनते हैं. हाँ, जैसे तुमने अभी मुझे बोला, जैसे सोडियम, किसका बोला था, लॉरेल सल्फेट. लॉरेल सल्फेट. यस, लॉरेल सल्फेट. तो व्हाट इज इट, तो ये तो CH3CH2 is repeated 11 times and then it is SA4 and Na positive. So you can see the ionic part I have increased. Ionic part increase करने से क्या हो जाता है, हमारा बेटर क्लेंजिंग एक्शन हो जाता है. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो नाउ कई बारी ना this happens. Then next thing, so how do we determine, so this is about ये हमारा cleansing action of soap. So अब क्या होता है, देखो लायोफिलिक प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स. नेक्स्ट टॉपिक तुम देखोगे तुम्हारी बुक में जो होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड. नाउ यू नो कौन सी कोलॉइड बनाना इजी होगा, लायोफिलिक या लायोफोबिक?
Biophilic. Biophilic. बिल्कुल इजीली बन जाएगी क्योंकि उसमें तो क्या है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को पास में लाओ एंड इट विल बी इजीली फॉर्म्ड। और ऑल योर मैगी थिंग्स एंड ऑल ना, ये सब क्या, ये सब लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं। ठीक है, उसमें पानी डालते हो, जेली लाते हो ना मार्केट से, तो क्या है, मिल्क पाउडर हो गया, ये सब क्या है, लायोफिलिक कोलॉइड है। दे कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड, just Yes, have to ma'am. add the Stage. dispersed ma'am. phase and the dispersion medium, they can be easily prepared. But जो लायोफोबिक कोलॉइड है, क्योंकि उनको तो अपना सॉल्वेंट पसंद ही नहीं था, तुमने जबरदस्ती में उसको अलग कर दिया। अगर अलग कर दिया तो क्या वापस से विल इट एक्सेप्ट? No, ma'am. No, ma'am. तो यहाँ पर हमें स्पेशल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है लायोफोबिक कोलॉइड को बनाने के लिए। एंड व्हाट आर द टेक्निक्स व्हिच वी यूज, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, सो एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो जिस भी मेटल का है, जिसका भी हमें कोलॉइड बनाना होता है, उसके हम लोग क्या करते हैं, उस पार्टिकल्स को उसी साइज में, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज are induced, ठीक है। मतलब हम लोग जो जिस भी पार्टिकल का हमें करना होता है, कोलॉइड में बनाना होता है, डिस्पर्जन मीडियम को हम लोग किसी वे में उसी साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं जो कोलॉइड के लिए चाहिए होते हैं। मतलब 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर की रेंज में ही उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, फिर डिस्पर्जन मीडियम में डालते हैं। तो क्या आपको लगता है कोलॉइड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एक इस तरीके से करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से, कुछ केमिकल रिएक्शंस हम ऐसी स्पेशल कराते हैं कि वहां पे जो प्रेसिपिटेशन होता है उस चीज का, तो वो कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल साइज में ही होता है। तो इसलिए हम लोग फिर से हमें कोलॉइड मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डबल डिकम्पोजिशन, जैसे हमें जब आर्सेनिक का कोलॉइड बनाना होता है, when you want to prepare arsenic का कोलॉइड, so what do? You do arsenic को हॉट वाटर में लेते हो, ठीक है, और उसकी रिएक्शन H2S से करा देते, तो डबल डिकम्पोजिशन होता है एंड सी यू विल गेट दिस dissolved in water. So this is which type of colloid, if you remember? ये कोलॉइड बना लेता है सॉल। ये कैसा था, पॉजिटिव कोलॉइड था या नेगेटिव कोलॉइड था? Negative colloid. Negative colloid. नेगेटिव कोलॉइड, मैंने तुम्हें अभी सेल्फ, देखो यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन से हमारा कोलॉइड बन गया। ऐसे Yes, तो हम ma'am. आर्सेनिक सल्फाइड को डिसॉल्व करते कोलॉइड नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया। ऐसे ही कई बारी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी यूज कर लेते हैं। जैसे H2 इसकी रिएक्शन हम जब कराते हैं तो क्या होता है, हमारे पास बचता है दिस प्लस वाटर। Okay, so see, this is an oxidation reaction. Oxidation of SO2 is taking place and it will form a sulfur sol. सल्फर को ऐसे पानी में डिसॉल्व कर दो, नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर हम रिएक्शन से कर पा रहे हैं। ठीक है, कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ऐसे ही रिडक्शन से हम लोग को सिर्फ गोल्ड सॉल बनाना होता है, तो हम लोग रिडक्शन से भी बना लेते हैं। दिस इज 3HCHO प्लस H2। देखो इसमें मेरा कुछ हेल्प का जरूरत नहीं है, तुम्हें लर्न करना ही पड़ेगा और उन्हीं रिएक्शंस को लर्न करना है जो तुम्हारी NCERT बुक में दिए हुई है। तो यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पर तुम्हारे पास गोल्ड सॉल बन जाएगा। तो गोल्ड सॉल हम लोग ऐसे बनाते हैं। ओके, एंड Yes, सो यू कैन ma'am. से ये डबल डिकम्पोजिशन हो गई, ये ऑक्सीडेशन हो गई, ये रिडक्शन हो गई, और एक क्या बची रह गई, एक हाँ तुम्हारे पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बची रह गई। तो जब हमें आयरन का सॉल्व बनाना होता है, तो आयरन का सॉल्व बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, we reacted this with water, we get FeOH whole thrice plus 3HCl. So this is your iron hydroxide का सॉल्व। दिस इज नेगेटिव सॉल्व और पॉजिटिव सॉल्व अभी अभी तो मैं बताया था हाइड्रोक्साइड। Positive sol. Metal salts are negative salts, but this is a positive. Isn't it fine? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, और भी कई वेज हैं, तो उनमें से एक क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। मतलब हम धोखाधड़ी कर देते हैं उसके साथ में, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमें पता होता है कि ये जो सॉल्यूट है ना, इस सॉल्वेंट के साथ में अगर हम मिक्स करेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, सॉल्यूट प्लस
solvent, we mix them such that it makes a true solution. Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है, और फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे सॉल्वेंट को रिप्लेस कर देते हैं बाय यूजिंग सम टेक्निक। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है, एंड अगेन यू विल गेट व्हाट, अ कोलॉइड। तो इस तरीके से फिजिकली इस वे में इस वे में कुछ मेथड्स और से हम लोग कोलॉइड को कर लेते हैं कन्वर्ट। जैसे एक और मेथड क्या होता है, एक्सेसिव कूलिंग। सो एक्सेसिव कूलिंग में क्या करते हैं, जब हम कूल करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल साइज इंक्रीज करेगा या नहीं? When you are going to cool, don't you think कहीं कहीं पर certain substances में particles come closer? Yes, ma'am. और जैसे तुमने मिश्री का वो देखा होगा ना, मिश्री बनाने का प्रोसेस, लाइक तुम्हारी बुक्स वगैरह में होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हो, उसको कूल डाउन करते हो तो क्रिस्टल्स कम्स टुगेदर, क्रिस्टलाइजेशन में बताया गया होगा एक्सपेरिमेंट में। Yes. उसी वे में, यस, उसी वे में क्या हो जाता है, दे कंडेंस टुगेदर ऑन एक्सेसिव कूलिंग। तो क्या हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन जो है उसका पार्टिकल साइज इंक्रीज कर जाएगा, एंड वोंट इट बिकम लाइक अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, पार्टिकल साइज बड़ा हो जाएगा। तो Yes. Yes. ओके, तो ये कुछ और मेथड्स हैं जिसपे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोलॉइड्स को प्रिपेयर करते हैं। एंड किसमें प्रॉब्लम आती है प्रिपेयर करने में, यस, लायोफोबिक में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बाकियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं। ओके, Yes. Yes, ma'am. ठीक है। अब इसमें से ना, जैसे ये तो सिंपल से मेथड से, इनसे फिर भी वो नहीं आता है। कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा आते हैं डिस्पर्जन मेथड्स से। तो डिस्पर्जन मेथड्स में हम क्या करते हैं, तो इन दिस मेथड, ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट मेथड है जिस बोर्ड से भी क्वेश्चन आए हैं। सो डिस्पर्जन मेथड में, डिस्पर्जन मेथड, ठीक है, तो डिस्पर्जन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसका लॉजिक समझ लो बस। तो क्या होता है, लार्ज पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस डिस्पर्स करना, मतलब क्या होता है, असेंबली में बोलते हैं ना डिस्पर्स, टेल मी योरसेल्फ। अलग अलग कर दे। यस, अलग अलग करना, ठीक है। तो अलग अलग करने का मतलब है डिस्पर्स। तो वही चीज यहाँ पर भी हम लोग फॉलो करने वाले हैं, कि क्या करने वाले हैं, जो लार्ज पार्टिकल जो पहले सस्पेंशन बना रहा था, लार्ज पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, दे आर ब्रोकन, डिस्पर्शन यही है, दे आर ब्रोकन, ओके, टू पार्टिकल साइज ऑफ कोलॉइडल्स, ओके, पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल उसकी शेप में हम लोग तोड़ देते हैं। अब इसको डिस्पर्जन तोड़ेंगे कैसे, इसके लिए क्या कर सकते हो तुम, कोलॉइडल मील यूज कर सकते हो, मतलब चक्की की तरह कोई चीज यूज कर सकते हो जो उसको ब्रेक कर देगा। व्हाट डज मील डज, यू नो व्हाट इज मील्स, ग्राइंडर्स, यस मैम। ठीक है। तो उसको हम लोग जो टर्म होता है उसको हम बोलते हैं मील, एंड यू नो हाउ इट इज। अब तुम इसका बुक में देखोगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि मील कैसे बनती है, मेटल डिस्क्स होती हैं, देखा है ना मील, लाइक मेटल डिस्क होती है, दोनों रिवॉल्व करती रहती है और उसके बीच में पार्टिकल पिसता रहता है। Yes. मेटल की होती है, स्टोन की होती है। अरे घर, मतलब कभी ना कभी तुमने कहीं ना कहीं किसी शॉप में वो किसी आटा चक्की पे जाके देखा होगा, तो उसको मील ही बोलते हैं ना बेसिकली। हस्क रिमूव करने के लिए रिमूव होता है। तो डिस्क मेटल्स होते हैं, उनके बीच में उसको पुट कर करके रोटेट करते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड काफी स्पीड से, तो जो पार्टिकल होता है वो कोलॉइडल साइज का कन्वर्ट हो जाता है। कैन यू फॉलो? यस मैम। यस एक ये तरीका होता है, ठीक है। तो इसका तुम कंस्ट्रक्शन जो है वो बुक में एक बार रीड कर लेना। मुझे नहीं लगता इसमें और ज्यादा समझाने की, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। Is it fine for now?
जो Yes. मेन काम है ना सेकंड वाला मेथड वो देख लेना, बर्डिग्स आर्क मेथड। बर्डिग्स आर्क मेथड इसमें काफी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। इसमें क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं पहले कंडेंसेशन। इसमें कंडेंसेशन प्लस डिस्पर्जन दोनों करना पड़ता है, इसीलिए ये मेथड थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे लेस रिएक्टिव मेटल्स जो अपने डिस्पर्जन फेज से रिएक्ट ही नहीं करना चाहते हैं, अपने सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करना चाहते, जैसे कि गोल्ड सॉल्व हो गया, सिल्वर सॉल्व हो गया, कॉपर सॉल्व हो गया, इन सबको हम लोग इसी मेथड से प्रिपेयर करते हैं। इसको करते कैसे हैं, तो आर्क आर्क समझ रहे हो ना, कुछ लाइट का यूज होगा यहाँ पे, आर्क से समझ रहे हो ना, Yes, ma'am. लाइट यूज होगी। सो व्हाट इज हैपनिंग इज इलेक्ट्रिक आर्क is struck between between the electrodes, और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, जिस भी मेटल का हमें बनाना होता है सॉल्व, उसका ही बनाते हैं सॉल्व इमर्स्ड इन डिस्पर्जन मीडियम, और जहाँ पे जिसमें डिसॉल्व करवाना होता है सॉल्वेंट में, उसमें डिसॉल्व करवा देते हैं इन क्या बोलते हैं उसको, सॉल्वेंट को डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, अब जब हम इलेक्ट्रिक मैम आर्क मेटल के लगाएं, बाद जो वर्ड लिखा है क्या है वो? प्लीज बेटा सुनाई नहीं पड़ा, भी लाउडर। मैम मेटल के बाद कौन सा वर्ड लिखा है? मेटल के बाद इमर्स्ड इन। अच्छा ओके, सो यहाँ पर क्या है, अब बहुत ज्यादा हीट सप्लाई की जाती है, तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, साइड का जो मेटल होता है वो क्या करता है, वो वेपोराइज जाता है, इट वेपोराइजेस द मेटल। और फिर क्योंकि बाहर का सराउंडिंग तो बहुत कम टेम्परेचर पर है, तो वहां पर क्या होता है, उसके बाद में वेपोराइज होने के बाद में हेंस कंडेंसेस, और जब कंडेंस करता है तो पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में कग्लोमरेट कर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, एंड दे कन्वर्ट इनटू व्हिच साइज, दे कन्वर्ट इनटू पार्टिकल साइज ऑफ कोलॉइड। और ये कंडेंसेशन बहुत अच्छी वाली हो, क्योंकि हमें बड़ा पार्टिकल साइज चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी उसको सराउंडिंग बाय आइस भी कर देते हैं, ताकि कंडेंसेशन जो है वो अच्छी हो। देखो मैं तुम्हें डायग्राम के वे में समझाऊं तो तुम्हें थोड़ा बेटर समझ में आएगा। जिस मेटल का तुम्हें बनाना है, सपोजिंग गोल्ड का बनाना है, तुमने क्या किया, गोल्ड इलेक्ट्रोड्स ले ली, ठीक है, गोल्ड के 2 पीसेस ले लिए, फाइन। अब जिसमें तुम डिसॉल्व करना चाहते हो, सपोजिंग वाटर में डिसॉल्व करना चाहते हो, तो वो यहाँ ले लिया, और इसमें ये हो गया हमारा डिस्पर्शन मीडियम, इसमें हमने इसको डिप कर दिया, ठीक है। और फिर इस वेसल को हमने, क्योंकि हमें चाहिए कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन अच्छी हो उसके लिए क्या किया, यहाँ पे तुम चाहो तो आइस रख सकते हो, फाइन। सो व्हेन यू विल अप्लाई वेरी हाई वोल्टेज, व्हाट विल हैपन, जब हाई वोल्टेज मिलेगा तो यहाँ का कुछ पार्ट मेटल का, यहाँ का कुछ पार्ट वेपोराइज हो जाएगा, वेपोराइज होने के बाद क्योंकि आइस रखी हुई है तो क्या हो जाएगा, इट विल अगेन कंडेंस एंड द पार्टिकल साइज विल बी in the range of colloid. So इस वे में Burdick arc method को यूज कर करके हम जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके colloids बना देते हैं। Can you follow now? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये मेथड कई बार पूछा जाता है, Burdick arc method, it is being asked. फिर कई बार क्या करते हैं, हमें तोड़ना ही तो है, तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी यूज कर करके तोड़ देते हैं। डिस्पर्जन मींस सस्पेंशन है, उसको कोलॉइडल रेंज में लेके आना है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, समटाइम्स वी आल्सो यूज अल्ट्रासोनिक के जो वेव्स हैं उनको भी कर देते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, वो तोड़ देगा इनटू। कैन यू अंडरस्टैंड अल्ट्रासोनिक? तुमने कई बार पहले के टीवी के एड्स में आता था कि एक कुछ स्पीकर्स होते थे, उनका अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो glass will crack and such things will happen. Have you seen these type of advertisements? Yes, ma'am. Yes. तो सी, जब साउंड वेव्स को इतना हाई इंटेंसिटी पे लग सकते हो तो ग्लास क्रैक कर सकता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स में तो और ज्यादा एनर्जी है, और ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी, तो क्या तुम्हें नहीं लगता उसकी वजह से पार्टिकल्स टूट सकते हैं? ठीक है, तो बस ये सिंपल सा फंडामेंटल उन्होंने यूज किया। कई बार हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज कर करके मतलब जो कोड, इट ट्रांसफॉर्म्स a suspension solution into colloid.
ओके जैसे कि मरकरी का जनरली जब हमें बनाना होता है मरकरी का सॉल्ट तो हम अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन ही यूज करते हैं क्योंकि मील में नहीं बना सकते क्योंकि मरकरी तो लिक्विड होता है, ठीक है। तो इस केस में और लिक्विड होता है तो बर्डिक्स मेथड भी नहीं लगा सकते, तो उस केस में हम लोग इसी को यूज करते हैं। कैन यू गेट इट? मरकरी के लिए इसके लिए इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। देन देयर इज अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन। ये भी एक ऐसा है जिससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसको भी ढंग से कर लेना, जस्ट लाइक बर्डिक्स आर्क मेथड, ठीक है। सो नाउ द नेम इटसेल्फ इज टेलिंग यू पेप्टाइजेशन। You know digestion of protein is by which enzyme? Come on, पेप्टाइड। अभी तुम्हें फिर से KVPY देना है, उसमें बायो के क्वेश्चंस आते हैं, पेप्सिन। पेप्सिन। ठीक है। तो वहीं से इन्होंने पेप्टाइजेशन, पेप्सिन से ही नाम लिया है पेप्टाइजेशन। नाउ पेप्टाइजेशन क्या होता है? इट इज कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कब बनेगा? जब कोलॉइड होगा या फिर सस्पेंशन होगा? प्रेसिपिटेट कब बनेगा? सस्पेंशन में। प्रेसिपिटेट होने के लिए मतलब होता है सेटल डाउन होना। सेटल डाउन होना तब पॉसिबल है जब आपके पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटी काम करे या ना काम करे। काम करे मैम, जब कोलॉइडल काम करे। पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करती है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, नेग्लिजिबल रह जाती है। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स या फिर पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस sufficient to precipitate. Okay, so into a colloid, so converting a precipitate to colloids, कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय शेकिंग। मतलब जैसे नहीं घर पे देखा होगा कि वो प्रोटीन शेक एंड ऑल जैसे तुम बनाते हो, तो वो वही है, सस्पेंशन को कोलॉइड में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, बाय शेकिंग विथ विच मीडियम। किसके साथ बनाते हैं? किसके साथ मिक्स कराना है इसको? वाटर। सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं उसको? कोलॉइड के केस में Dispersion सॉल्वेंट medium। डिस्पर्शन मीडियम। और कभी कभी और कभी कभी क्या होता है, ये मिक्सिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, तो हम लोग एक फॉरेन एजेंट को भी यूज कर लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट, जो इस मिक्सिंग को प्रॉपर कराने में हमें हेल्प करता है। कैन यू गेट इट? Yes. यस। Yes, ma'am। ठीक है। तो ये हम लोग प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज करते हैं उसको हम लोग इस वे में करते हैं। तो देखो इसको मैं अगर तुम्हें वैसे समझाऊं तो बेटर वे में, तो सी प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? पार्टिकल साइज बड़ा है। कैन यू अंडरस्टैंड लाइक दिस? प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल साइज बड़ा है। तो हम इसमें क्या करते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट जैसी कोई इलेक्ट्रोलाइटिक चीज डाल देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक चीज क्या करती है? ऐसे जाकर के इसको कवर कर लेती है। जो पेप्टाइजिंग एजेंट हमने डाला है, क्योंकि हमें इसे छोटा छोटा तोड़ना है, तो इसलिए इसको ऐसे कवर कर लेती है। पेप्टाइजिंग एजेंट हमने यहाँ डाला है। अब कुछ चीजें होती हैं जो नेचुरली टूट जाती हैं और कुछ होती हैं जो नहीं टूटती, तो हम एजेंट डालते हैं। अब एजेंट डालने से क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह होता है। तो क्या हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह? मतलब sometimes what will happen, like particles may be connected together, and due to this, if like particles are coming, see over here a negative particle is there and over here also negative particle is there, so don't you think they will separate out? Don't you think they will separate out? Repulsion ho jayega and they will separate out. Yes, ma'am। And when they will separate out, what will happen? The particle size will come in colloidal range. इस वे में पेप्टाइजिंग एजेंट को डाल करके हम प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज which method? What is it called as? पेप्टाइजिंग एजेंट तो पहले से डाल दिया था ना बेटा, पहले प्रेसिपिटेट बनता है फिर डालते हैं, ठीक है। पहले प्रेसिपिटेट बनता है, आपने ग्रीन ग्रीन सर्कल से सराउंड किया है, ये तो पहले पेप्टाइजिंग प्रेसिपिटेट बना था, फिर एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट डाल दिया, यस मैम। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तुमको अभी तुम उसमें पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम की मेटलर्जी कराना है ना, तो उसमें एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में एक मेथड होता है बेयर्स मेथड। उसमें हम लोग करते हैं, क्या होता है कि हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, और वो क्या होता है, वो मतलब वो क्लियर सॉल्यूशन सा बना रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम अभी हम लोग जो मेटलर्जी में करेंगे ना, तब तुम्हें और थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग दूसरा का कर लेते हैं,
द फेरस हाइड्रोक्साइड जब होता है वो जब जैसे ही प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट डाल देते हैं। पेप्टाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, पेप्टाइजिंग एजेंट जैसे हमने डाल दिया Fe+3, कोई ऐसा सॉल्ट डाल दिया जिसमें Fe+3 है, तो क्या हो जाएगा, वो उसके ऊपर, जैसे ये हमारा प्रेसिपिटेट बना था, उसके ऊपर जाकर के Fe+3 इकट्ठा हो जाएगा। डोंट यू थिंक यहाँ रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, एंड रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू कोलॉइडल स्टेट और नॉट। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये होता है, पेप्टाइजिंग एजेंट क्या करता है, उसको कवर कर लेता है और उसकी वजह से उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, जैसे आयरन में हमने आयरन आयंस डाल दिए तो हमारा पेप्टाइजेशन हो जाता है। ओके ना, जैसे अगर हमें AgCl था, AgCl जब प्रेसिपिटेट कर रहा था तो उसमें हमने HCl डाल दिया, तो HCl क्या करेगा, AgCl के ऊपर Cl- विल एक्ट एज द पेप्टाइजिंग एजेंट। जब इसको Cl- सराउंड कर लेगा तो टूट जाएगा कि नहीं इनटू स्मॉल पीसेस। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. ठीक है, फाइन। अब देखो तुमने पेप्टाइजिंग एजेंट डाला, वो इम्प्योरिटी है या नहीं है? इजंट इट एन इम्प्योरिटी? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इसको रिमूव करना भी तो जरूरी है। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम करते हैं, अब हमने प्रिपरेशन तो कर लिए, अब हम करते हैं प्यूरिफिकेशन। हाउ आर यू गोइंग टू प्यूरिफाई द कोलॉइड? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो अगर हमने बहुत ज्यादा आयरन आयंस बनने पड़े रहने दिए तो हो सकता है कोलॉइड को वो फर्दर ब्रेक करके ट्रू सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। तो ये बताओ, वो कोलॉइड्स को, इम्प्योरिटीज जो हैं, वो कोलॉइड्स को स्टेबलाइज करती हैं या डीस्टेबलाइज करती हैं? Destabilize करने लगती है. So they destabilize the salt. They are destabilizing the salt. So they have to be removed. Okay. So when you are removing these impurities, and if you use, if you might have heard this term, dialysis. What is it? Removal of this impurity from a colloidal solution. Removal of impurities from colloidal solution, like it is used for तुम्हारी ब्लड kidneys में होता है, करती हैं। किडनी हम Yes. blood फेलियर में होता है होता तो है कोलॉइड. यस यस, तो ये कोलॉइड मतलब ब्लड हो गया, उससे इम्प्योरिटीज रिमूव करेंगे, और इसके लिए हमेशा हमें क्या यूज करना पड़ता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर तुमने रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज करी अलोंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उस टाइम पे जो हमारा प्यूरिफिकेशन मेथड है उसको हम क्या बोलेंगे? डायलिसिस. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, that is what our kidneys and everything is doing. Okay, fine. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तुम ऑलरेडी जानते हो क्या काम होता है उसका। उसका काम होता है कुछ चीजों को अलाउ करती है, कुछ चीजों को नहीं अलाउ करती है। जैसे यहाँ पर कोलॉइड इकट्ठा हो गया, ये एक बेरा बैग है, जैसे न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बने हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, सॉल्वेंट का मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है जो हमें यूज नहीं होता, थ्रू द प्रोसेस ऑफ विच प्रोसेस यूज करते हैं, ऑस्मोसिस। Yes. And from where the solvent moves, from low concentration to High concentration. high concentration. ठीक है, तो इस वे में प्यूरिफिकेशन हो जाती है। कैन यू गेट इट? जो चीजें हमारी ब्लड नहीं निकाल पा रहा है वो किडनीज फिर उन्हें प्यूरिफाई कर लेती है। यही मेथड होता है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब क्या होता है, सपोजिंग जैसे अब ये तो हमारी किडनीज तो वो तो पता है कि क्या चीज काम की है क्या चीज नहीं है, लेकिन जब हम आर्टिफिशियली मतलब प्यूरिफिकेशन करते हैं या फिर आर्टिफिशियल डायलिसिस करते हैं, तब उस टाइम पे क्या काम आता है, उस टाइम पे हमें कुछ कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। देन यू कॉल इट एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। You're doing dialysis but you're using electricity also. So what does happen in electrodialysis? So you know, अभी मैंने तुम्हें बताया salts can be classified into two categories. Salts can be classified into two categories, negative salt and positive salt. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस में हम एक तरफ लगा देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल
और एक तरफ लगा देते हैं नेगेटिव टर्मिनल। और इसमें जो ये apparatus होता है, जो भी हमें प्यूरिफाई करना होता है, इसके अंदर हम फिल कर देते हैं अपने कोलॉइड को, इम्प्योर कोलॉइड को। तो क्या हो जाएगा, जो भी पॉजिटिवली चार्ज इम्प्योरिटीज हैं वो यहाँ कलेक्ट हो जाएंगी, कैन यू फॉलो, एंड नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटीज यहाँ कलेक्ट हो जाएंगी। Yes, ma'am. And you're using electricity, so this method will Yes. be called as what? Electrodialysis. Yes. And फिर यहाँ का जो सॉल्यूशन होगा वो प्योर बचा रह जाएगा और हम उससे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे प्योर कोलॉइड को। Fine. So what is electrolysis? Movement of ions expedited, मतलब accelerated कह सकते हो, expedited by electric potential between the electrodes is called as electrodialysis, and it is faster, obviously you can understand, it is going to be faster than the normal dialysis process. Yes, ma'am. Okay, then there is another method, ultrafiltration. Ultrafiltration तुम खुद ही समझ सकते, छन्नी जैसा कुछ लगा देंगे, filtration, but उसके pores बहुत small होने चाहिए। Why? Because colloidal particles can easily pass through, मतलब नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो हम नहीं प्यूरिफाई कर सकते ना, पार्टिकल साइज छोटा है। Impurities भी पास कर जाएंगे Yes, इससे। so you will have to use very thin pores, very thin pores. Okay, so उसके लिए, जिसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे नॉर्मल फिल्टर को जब हम फॉर्मल्डिहाइड में डिप कर देते हैं तो उसके पोर्स छोटे हो जाते हैं, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, then another method is ultra centrifugation. You know centrifugation क्या होता है? Yes, इवन हम ma'am. घर में Yes. करते हैं ना हम इस चीज को। वो मलाई मथनी। हाँ एग्जैक्टली, मिक्सी वगैरह में यूज करते ही हो इस चीज को। इवन वॉशिंग मशीन इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। एसोसिएटेड कोलॉइड बन करके डर्ट तो आ गया है, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है क्लॉथ पे चिपका हो, तो वो क्या करता है, उसको और फर्दर सेंट्रीफ्यूगेट कर देता है, डेंसिटी इन पार्टिकल्स की यूज करते हुए उनको बाहर की तरफ भगा देता है, एंड दे गेट कलेक्टेड फर्दर। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या हो गया? ओके, ऑन रोटेशन मोबिलाइज करा देता है Yes. impurity को। with on rotation at high speed, जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बीच में आ जाते हैं। तो तुम ऐसे भी करके देख सकते हो, एक वाटर टैंक लो, उसमें कुछ हेवी पार्टिकल्स डाल दो, ऐसे घुमा दो, तो you'll see heavier particles. टॉर्नेडो वगैरह देखा होगा ना, you might have seen heavier particles are coming to the center, मूवी वगैरह में। Yes, ma'am. ठीक है, so when it is moved to the higher speed, what will happen, heavier particles, और यहाँ पे heavy particles कौन है, colloidal, they will settle to the bottom, okay, and impurities वो जो है वो solution में ही रह जाएंगी, impurities remain in solution। तो यहाँ जब हम heavy speed से rotation की बात करते हैं, then it is called as centrifugation। Okay, did you follow? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें अगर कोलॉइड्स की, सो इज इट होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? Heterogeneous. यस, इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। और इसको हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज इज द टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर solute, and dispersion medium is the term which is used for Solvent. solvent medium। Okay, now visibility तो क्या होता है, थोड़ा Translucent सा होते हैं। मतलब ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसलूसेंट इज द करेक्ट, प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, कैन यू फिल्टरेबिलिटी, ऑर्डिनरी फिल्टर पे तो काम नहीं करेगा, ऑर्डिनरी फिल्टर से तो ये पास हो जाएगा, काम नहीं करेगा, उसके लिए हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ऊपर लिखा था। ओके, एंड इनकी वजह से ना सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो होती हैं, कोलॉइड्स की वजह से दे शो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। व्हाट वर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? लोअरिंग ऑफ वेपर Osmosis, प्रेशर, lowering of यस, vapor ये सब pressure. होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस होता है, तभी तो प्यूरिफिकेशन कर पा रहे थे वाया ऑस्मोसिस।
डायलिसिस में, ठीक है। तो दे शो कोलॉइडल सॉल्यूशन शो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इज इट फाइन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी आती है उसको हम बोलते हैं, जो तुम्हारे दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। ओके फाइन। नाउ इट वाज डिस्कवर्ड बाय टिंडल, सो इट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। तो इसमें होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट is passed through a colloidal solution, placed in dark, beam appears to be converging बोलेंगे, डाइवर्जिंग, फैलने को क्या बोलते हैं, डाइवर्ज होना ना। Yes, ma'am. Diverging. Yes, it appears to be diverging. So this is called as British effect, Tyndall effect. अब ये होता क्यों है? क्योंकि जो colloidal particles होते हैं वो light को scatter करते हैं. What do you mean by scatter? Scatter means what? English का ही term है, बताओ. Spread कर देते हैं. Yes, scatter light. They scatter light, or you can say they spread light. Spread करते हैं. और जो वो diverging path होता है उसको हम बोलते हैं Tyndall cone. Tyndall cone. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, तुमने ये तो सिंपल सा घर उसमें भी देखा होगा कि जब तुम टॉर्च की बीम मैम मारते टिंडल हो, क्लोन क्या था? बेटा बता रही हूँ ना, ठीक है। जैसे तुमने ये तो उसमें भी देखा होगा कि तुम कोई भी लाइट का सोर्स ले लो और टॉर्च को भी ले लो, तो टॉर्च को जब एयर में डालते हो तो क्या होता है, वो तुम्हारी लाइट ऐसे जाती हुई दिखती है कि नहीं जाती हुई दिखती है, Yes, ma'am. ठीक है। अब तुम इसी चीज को प्योर वाटर में देखना तो वो डाइवर्ज होते हुए नहीं दिखेगी, इट विल बी सिंपल लाइक दिस। सो ये देखो, ये कौन बन रहा है, Can you see now? Is it a Yes, cone? ma'am. This is called as Tyndall cone. तो ये क्यों बन रहा है? क्योंकि जो तुमने मतलब अगर दूर से भी तुम लाइट को देखो और एक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो डस्ट पार्टिकल को तुमने देखा होगा, डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, वो लाइट को फर्दर स्प्रेड करते हैं। See the colloidal particles, they are going to scatter light. Scatter light मतलब जब लाइट उनके ऊपर फॉल करती है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में उसको स्प्रेड करते हैं, and that is why we are seeing the path to get diverged. Can you get now what is Tyndall effect? Yes, ma'am. Yes. Fine. Yes, ma'am. तो ये चीज तुम तो घर पे भी करके देख सकते हो कि एक बारी क्लियर वाटर से लाइट पास करके देखना डार्क रूम में, और एक बारी मिल्क से पास करके देखना, तो मिल्क में तुमको टिंडल कोन मिलेगा। तो जो ब्लू कलर है ना हमारा स्काई का, ब्लू कलर ऑफ स्काई, वो क्यों है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है या नहीं? Yes, ma'am. विबग्योर वॉयलेट का क्या है, ज्यादा एनर्जी है तो इसलिए वो स्कैटर होते 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 हमारे पास आ पा रही है, रेड नहीं आ पा रही है, यही रीजन होता है कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। इवन अगर सिनेमा हॉल का प्रोजेक्टर याद हो तो वो भी तो कौन बनाता है, क्योंकि वो एयर में पास कर रहा है, एयर इज अ कॉलॉइड। Yes, ma'am. Yes. इवन जब एक छोटी सी बीम ऑफ लाइट घर में आ रही होती है तो वो भी तो टिंडल कौन बना रही होती है। Yes, ma'am. Can you get it? Then comes another property, you know about this, इसको तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? मैम बहुत Zigzag रैंडम मोशन motion. होता है, yes, zigzag तुमने देखा motion ही होगा बीम particles ऑफ लाइट, उसमें टिंडल कौन भी दिखता है, रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी दिखता है, की। Yes, ma'am. and zigzag motion is called as Brownian movement, and that is the reason they keep on moving and they are not able to associate the colloidal particles. They keep on dust particle अगर associate कर जाएंगे तो gravity काम कर जाएगी और वो नीचे settle down हो जाएगी, लेकिन क्योंकि वो randomly move करते हैं तो जैसे ही इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं फिर कोई ना कोई आके उनको टकरा जाता है and they again get dispersed. So that is why colloidal solution maintains its stability. Is it fine? देखो मिल्क को बहुत देर तक अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो क्या होता है, नीचे फैट डिपॉजिट आने लगता है या नहीं, क्योंकि particles come together, they associate and gravity starts acting on it. But अगर हम उसको हिलाते रहें तो क्या होता है, नहीं होता है ना ऐसा डेवलप। Yes, ma'am. ठीक है, did you follow till here? Yes, Yes, ma'am. ठीक है।
Okay, next another thing which we have to study is ये सब definitions पूछी जाती है, that is called as electrophoresis. Electrophoresis. Now you have already know कि कुछ colloidal particles are charged. Some colloidal particles are charged. Can you get it? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अब सेम पार्टिकल्स मतलब सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, लाइक पार्टिकल्स अगर चार्ज होगा तो उस केस में क्या होगा, लाइक चार्जेस होगा तो फिर वो एक दूसरे को रिपेल मारेंगे और वहां पे कभी भी एसोसिएशन नहीं हो पाएगी. Isn't it fine? Yes, ma'am. ठीक है, अगर वो Yes. लाइक चार्जेस में होगा तो एसोसिएशन नहीं हो पाएगा. दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वो एसोसिएट नहीं हो पाते हैं, ग्रेविटी नहीं काम करती. तो लाइक चार्जेस के अगर चार्ज प्रेजेंट होते हैं तो there is repulsion, repel करते हैं, they do not combine, do not associate, and they do not associate, तो हमारा जो सॉल होता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबल हो जाती है. ओके, यू हैव ऑलरेडी डन. अभी मैंने तुम्हें बताया था कि सल्फाइड और मेटल के सॉल्ट्स नेगेटिव होते हैं और हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव सॉल होते हैं. इजंट इट? Yes. Yes. तो अगर हम लोग यहाँ पर एक जैसे चार्ज लगा दें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चार्ज लगा दें, एक तरफ लगा दें नेगेटिव चार्ज और एक तरफ लगा दें पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर हम फिल कर दें AS2S3. ओके, AS2S3 सॉल्ट. व्हाट डू यू थिंक इट विल, वेयर विल इट मूव, किस डायरेक्शन में मूव करेगा सारा का सारा पार्टिकल, किधर मूव करेगा? Positive. ये कैसा चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, Negative. Positive नेगेटिवली की चार्ज तरफ सॉल्ट है, तो जाएगा. यहाँ पे जाकर के सारा इकट्ठा हो जाएगा पार्टिकल. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, सो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, तब हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, व्हाट इज इट? इट इज व्हाट मूवमेंट ऑफ these क्या बोलते हैं, colloidal particles. It can be toward the positive charge or the negative charge, it hardly matters. Movement of colloidal particles under the influence of इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर कोई न्यूट्रल सॉल्व होगा क्या वो इलेक्ट्रोफोरेसिस शो करेगा? No, ma. No, ma'am. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Is it fine? Yes, ma'am. Electrophoresis is used in DNA fingerprinting, right, ma'am? I don't know much about it. I've never studied. I'll study about it because I never came across someone telling me like this. मेरा तो सिर्फ जो नॉलेज है वो सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टेड है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा. मे बी यू आर करेक्ट, but I Yes, don't ma'am. have much. Ma'am, because information. ma'am, DNA particles are usually negatively charged, so that's why, ma'am, they are used. Okay. That is a new fact for me, and I'll cross check it now because now even I am becoming curious to know that thing. Okay, so I'll just check it out, and if I'm able to then find something very good, then I'll share. Okay, ma'am. Okay, so that is there. Fine. तो अब क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अब ये देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस की एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट आती है, जिसको हम बोलते हैं इसको बहुत छोटी सी लाइन में दिया हुआ है तुम्हारी बुक्स में. इट इज कॉल्ड एज हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी. डबल लेयर थ्योरी. ठीक है, तो बाई चांस क्या हुआ, क्योंकि हमें तो पता है कोलॉइडल पार्टिकल्स के पास चार्ज होता है. फाइन. तो अगर ऐसा कभी हो जाए जैसे हमारा कोलॉइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड है और हमारा जो डिस्पर्स मीडियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो ऐसे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव करते हुए एक लेयर बनेगी. नॉट गेटिंग. देखो, द सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज चार्ज्ड. You know, कुछ colloidal particle charged होते हैं. So surface of the colloidal particle is charged. You know, already supposing वो positively charged है, ठीक है. और जो dispersion medium है, fine.
तो वो जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या करता है, उसके ऊपर अब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट फॉर्म्स अ नेगेटिवली चार्ज लेयर। जैसे ये हमारा कोलॉइडल पार्टिकल है, उसके ऊपर डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स अब्जॉर्ब हो गए एंड दे आर फॉर्मिंग एन, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चार्ज तो बनाएंगे नहीं, ऑपोजिट चार्ज बनाएंगे। कैन यू फॉलो माय पॉइंट? Yes. Okay, so this type of thing, this double layer is called as, it was first discovered by Helmholtz. It is called as Helmholtz electric double layer theory. Okay, there are two oppositely charged layers. Can you understand my point? Yes, ma'am. Oppositely charged layers by the process of adsorption. कैसे हुई? By the process of adsorption. Is it fine now? जैसे कि for example I'll tell you, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को KI सॉल्यूशन में मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, जो सिल्वर आयोडाइड बनता है, प्रेसिपिटेट होता है, उसके ऊपर एक आयोडाइड आयन की लेयर और एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये देख रहे हो, डबल लेयर हो गई। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. ठीक है, मतलब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे बताने की कोशिश करती हूँ। तो क्या हुआ, AgI की लेयर आई, ठीक है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर आ गई, किसकी आ गई? एब्जॉर्प्शन की वजह से I- की लेयर आ गई। अब जो बचा हुआ K पॉजिटिव था, वो उसके ऊपर फर्दर एक और लेयर बना ले रहा है। तो देखो डबल लेयर आई। नाउ कैन यू फॉलो माय थिंग? कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर दो लेयर्स और आ गई। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? Yes, Yes, ठीक ma'am. है, तो ये जो लेयर है ये तो आएगी, इसको हम बोलते हैं फिक्स लेयर। जो दूसरी जो लेयर है वो कभी आती है कभी नहीं आती, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। ठीक है, अब दो ऑपोजिटली चार्ज चीजें प्रेजेंट हैं, देख सकते हैं, एक पॉजिटिव प्रेजेंट है और एक नेगेटिव प्रेजेंट है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? Yes, ma'am. So that is called as, जो potential difference develop होता है उसको हम बोलते हैं zeta potential. Please try to learn the book definition of zeta potential because it is it is very frequently asked question में से आता है. Okay, so what is zeta potential? The charge of opposite ions of fixed and diffused layer, fixed and diffused double layer result in difference in potential between the charge layer. Okay, so this is called as what? Electrokinetic potential या फिर zeta potential, electrokinetic और zeta potential. Can you follow till here? तो इसमें ना बस यही चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे zeta potential क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। इज इट फाइन? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो एंड वो वैसे तो ये बहुत बोरिंग सा होता जाता है क्योंकि थ्योरी पढ़ानी होती है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस मैं थोड़ा सा कम टाइम लेने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम्हारे लिए बोरिंग थोड़ी कम बने क्लासेस। सो